हाय फ्रेंड्स। तो वेलकम है एक बार फिर से आप सभी का। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर 4 है, सेवन्थ क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री का। और इसमें हम पढ़ेंगे 17वीं से मतलब 16वीं और 17वीं शताब्दी में, मतलब मेनली जो मुगल एम्पायर है उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं एक इंटरेस्टिंग सेशन को, क्योंकि मुगलों के बारे में जानेंगे इसमें। तो मध्य स्टार्टिंग करते हैं। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर, जहाँ लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हों, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। और अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना कर यह कार्य पूरा कर दिया। मतलब यहाँ तक ये समझा रहा है कि जिस सिचुएशन में भारतीय उपमहाद्वीप में मध्यकाल में, मिडिवल एज में जो कंडीशंस थी, क्योंकि जो अन्य एक छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा हुआ था और एक बहुत विशाल क्षेत्र है, तो उस स्थिति में एक विविधता, इतनी हद से ज़्यादा विविधता, तो उसके चलते किसी एक मतलब एक साम्राज्य के द्वारा जो शासन करना बड़ा मुश्किल था, वो काम किसने किया? वो काम मुगलों ने कर दिया। ये आके अपने साम्राज्य की स्थापना करके, जो अब तक केवल छोटी गतिविधियों के लिए संभव जान मतलब असंभव जान पड़ता था, 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी तक पूरे जो संपूर्ण महाद्वीप पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। ये मुगलों के बारे में स्टार्टिंग कहाँ से की? दिल्ली और आगरा से स्टार्ट हुई 15वीं शताब्दी में। तो 1526 से इनका शासन स्टार्ट हुआ था, जिसके बारे में हम नीचे डिटेल्स में जानेंगे। तो और 17वीं शताब्दी में, सत्र एक साल मतलब 100 साल के अंदर अंदर ही पूरे महाद्वीप में इन्होंने अपना अधिकार जमा लिया, अपना शासन जमा लिया था। उन्होंने प्रशासन के ढांचे और शासन संबंधित जो विचार लागू किए, वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। मतलब इन्होंने जो जो नीतियां इन्होंने अपनाई अपने शासनकाल के दौरान, वे जब इनका पतन हो गया इनके शासनकाल का, उसके बाद में भी ये चलती रही। आज तक भी काफ़ी सारी नीतियां देखने को मिल जाती हैं। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। मगर मुगल साम्राज्य के पतन के बाद में भी जो शासन आए, तो जो इनकी जो नीतियाँ थी, इनके जो शासन करने के जो जो ये रूल रेगुलेशन बनाए हुए थे, उनको आने जो इनके बाद में जो शासक आए, उन्होंने उन मतलब वे भी उनसे बच ना सके थे। इस तरीके से इन्होंने शासन प्रणाली इनकी अपनाई गई थी इनके द्वारा। आज भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं, वो चूंकि लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्र को संबोधित करते हैं। स्वतंत्रता दिवस जब 15 अगस्त होता है, तो जो ये लाल किला है, ये भी मुगलों के द्वारा ही तो जो बनाया हुआ था। तो इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आज जो भारत के प्रधानमंत्री है ना, वो भी स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों की जो निवास स्थल है दिल्ली कि जो लाल किले की प्राचीर से ही राष्ट्र को संबोधित करते हैं। मतलब आज तक भी इनके द्वारा जो बनाए हुए जो महल है, उनसे मतलब विमुख नहीं हुआ गया है आज तक भी। मुगलों के मतलब ये जाने कि मुगल थे कौन। स्टार्टिंग यहाँ से होती है मेन। मुगल कौन थे? तो मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे, जो इनके माता की ओर से तो थी। ये मंगोल शासक जो चंगेज खां हैं, जो चंगेज खां थे, जो मंगोल के जो शासक थे, उनकी वंशज में से इनकी माता थी। बाबर ने स्टार्ट किया था मुगल वंश, तो इनकी माता तो क्या थी? मंगोल वंश की थी। तो चंगेज खान ने जिसकी शुरुआत की थी, चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर यह राज करता था, ये जो मंगोल वंश, इसके उत्तराधिकारी थे। और वहीं पिता के पक्ष से ये थे जो ईरान, इराक एवं वर्तमान में जो तुर्की है, उसके जो शासक थे तैमूर वंशज, जिन्होंने जो 1404 तक इन्होंने शासन किया था ईरान में, ईरान इराक वर्तमान में। तो पिता के वंशज, पिता के मतलब माता तो थी मंगोल, और पिता कौन थे? पिता तुर्क थे। पिता तुर्क थे। तुर्क तुर्क थे, और जो तैमूर वंश के थे, तो ये थे दो वंश, दो जो महान वंश थे उस टाइम के, उनसे मिलके बना था मंगोल। तो परंतु मुगलों को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं था। वे अपने आप को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद क्यों नहीं करते थे? क्योंकि ये जो मंगोल थे चंगेज खां से, ये मंगोल जो थे, मंगोज खां के जो चंगेज खां जो थे, उनसे जुड़ी हुई जो स्मृतियाँ थी, जिसमें सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। या स्मृतियाँ मुगलों के प्रतियोगियों, मतलब मुगलों के जो प्रतियोगी थे, उज्बेकों से भी संबंधित थी। मतलब इनके जो प्रतिद्वंदी थे उज्बेक, उनसे भी संबंधित थी ये मंगोल की जो स्मृतियाँ थी। और मतलब जो मंगोल शासक जो चंगेज खां था, उससे ये बात जुड़ी हुई थी, उससे ये स्मृति जुड़ी हुई थी कि उन्होंने सैकड़ों जो व्यक्ति है उनका नरसंहार किया था। तो ये मुगल जो है अपने आप को मुगल कहना इसलिए पसंद नहीं करवाते थे। और दूसरी तरफ जो तैमूर वंश था, उसके होने पर ये अपने आप पर गर्व भी अनुभव करते थे। ज़्यादा इसलिए क्योंकि इनके जो महान पूर्वज ने 1398 पर दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, जो तैमूर वंश के जो थे।
तैमूरलंग उन्होंने 1398 पर जो दिल्ली है उस पर कब्जा कर लिया था, इसलिए तैमूर वंश की तरफ से तो इनको गर्व होता था और मंगोल की तरफ से ये अपने आप को मंगोल कहने से बचते थे। उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनाया, क्योंकि तैमूर वंश को ये गर्व महसूस करते थे, तो तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया था। ये देखो, मुगल फौज अभियान पर, सैन्य अभियान मतलब मुगलों का जो सैन्य अभियान है उसके बारे में जानेंगे। प्रथम जो मुगल शासक बने बाबर, 1526 से 1530 तक 4 साल रहे थे ये, जिन्होंने मुगल की स्थापना की, मुगल मतलब साम्राज्य की स्थापना की थी। मतलब इनका जो राज्याभिषेक हुआ था, ये राजा कहाँ के बने थे? 1494 फरगना राज्य के उत्तराधिकारी बने थे ये बाबर। और जिस टाइम पे ये फरगना राज्य के उत्तराधिकारी बने थे उस टाइम इनकी एज सिर्फ और सिर्फ 12 साल थी। और मंगोलों की जो दूसरी शाखा थी, मंगोलों की दो शाखाएं थी, एक ये थे ये मुगल बन गए, और इनके जो प्रतिद्वंदी थे, और जो मंगोलों की जो दूसरी शाखा थी वो थी उज़्बेक। वो उज़्बेक जो थी वो बार बार इन पर आक्रमण करते थे। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण इन्होंने अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी थी। ये उस टाइम की बात हो रही है जब बाबर को 12 साल की उम्र में फरगना राज्य पर उत्तराधिकार मिला था। उस टाइम पे क्या था, ये उज़्बेक जो इनके प्रतिद्वंदी थे तो इन पे आक्रमण करते थे, इस कारण इन फरगना छोड़ना पड़ा। और वर्षों तक भटकने के बाद 1504 में, मतलब 10 साल बाद में, इन्होंने काबुल पर कब्जा किया था बाबर ने। तो पहले काबुल और फिर 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की जो लड़ाई है उसमें हराया और दिल्ली और आगरा पर अपना कब्जा कर लिया। मतलब 1526 में कहाँ पे, दिल्ली पर और आगरा पर कब्जा कर लिया पानीपत की लड़ाई में, जो इब्राहिम लोदी के साथ हुई थी। अब ये जो चित्र दे रखा है, 16वीं शताब्दी में युद्धों में तोप एवं गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ था। बाबर ने जो इसका पानीपत की लड़ाई, पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया गया। देखो इनके पास तोप वगैरह हैं और हथियार रखे हैं, बारूदों का सबसे पहले इस्तेमाल किसमें? पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर ने यूज़ किया था सबसे पहले, मुगलों ने। क्योंकि ये जो डायनेस्टी दे रखी है अकबर की है, ये अकबर की डायनेस्टी, अकबर का शासन 1605 के टाइम पे। देखो यहाँ उड़ीसा, बंगाल पूर्व की साइड में, उत्तर में कश्मीर, काबुल, कांधार, और नीचे इधर गुजरात, बरार तक, अहमदनगर तक पहुंच चुका था ये अकबर, मुगल शासक जो अकबर थे, सम्राट सम्राट जो अकबर थे, उनका साम्राज्य था। उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं, यहाँ पे एक वर्ड आने वाला है, सहदायाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने ज्येष्ठ अधिकार तो समझा ज़्यादा सुना है, मतलब सबसे ज़्यादा यही सुना है। ये सहदायाद है, ये मुगल शासकों की जो उत्तराधिकार से संबंधित है। मतलब कैसे? दो दो तरीके थे, एक तो उत्तराधिकार देना हो, या तो ज्येष्ठ अधिकार के आधार पर, मतलब जो सबसे बड़ा पुत्र होता था राजा का उसको राजा बना दिया तो इसको बोलते थे ज्येष्ठ अधिकार। और दूसरा जो मुगल अपनाते थे, मुगलों में जो ये परंपरा बनी हुई थी सैदायाद, इसका मतलब होता था कि जो जितने भी अधिकारी हैं उनमें बांट दिया जाता था शासन को। सैदायाद में उत्तराधिकार में वे सैदायाद की मुगल एवं तैमूर वंश की प्रथाओं को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। मतलब कि डिवाइड कर दिया जाता था कि सारा जितने भी पुत्र हैं उनमें उन राज्य जो भी है पिता की संपत्ति, पिता का जो राज्य उसको डिवाइड कर दिया जाता था। ये मुगलों में चलता था। अब तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट है, ज्येष्ठ अधिकार या सहदायाद? तो आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कौन सा ठीक लगता है इनमें, सहदायाद बेस्ट है या ज्येष्ठ अधिकार आपके अनुसार। और अपने जो रीजन है उसकी पुष्टि करते हुए ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुगलों के जो अन्य शासकों के साथ क्या संबंध थे? मुगलों के उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए। मतलब वे जो शासक, ऐसे जो भी जितने भी राजा होते थे जो इनकी अधीनता स्वीकार नहीं करते थे, जो इनकी सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे, तो उनसे ये लगातार युद्ध करते रहते थे। खासकर सबसे ज्यादा जो सत्ता स्वीकार करने में जिनको दिक्कत आई थी, जिन्होंने मना किया था, वे थे राजपूत थे। कुछ कुछ तो आसानी से सत्ता स्वीकार कर लिया था इनकी अधीनता, और कुछ नहीं किए थे। जब मुगल शासक शक्तिशाली हो गए तो कई शासकों ने स्वेच्छा से इनकी सत्ता स्वीकार कर ली थी। राजपूत इनका एक अच्छा उदाहरण है। मतलब प्रारंभ में तो राजपूतों ने इनकी सत्ता स्वीकार नहीं की थी, लेकिन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए तो कुछ राजपूतों ने इनकी सत्ता स्वीकार कर ली थी। लेकिन कुछ फिर भी ऐसे थे जो अब इनकी सत्ता स्वीकार नहीं की थी, जब तक कि युद्ध ना हो जाए, हार ना जाए तब तक। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों का विवाह भी किया था। मतलब जो राजपूत थे अनेकों ने, और अपनी पुत्रियों का विवाह किया इनसे, और उच्च पदों पर विराजमान हुए। कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पे राजपूतों के साथ मुगलों की शादी, जैसे जहांगीर की जो माँ थी, कछवा, कछवा लिख रखा है, कुछावा वंश है, कुछावा की राजकुमारी थी, कुछावा वंश की राजकुमारी थी। जो अंबर, वर्तमान में जयपुर, अंबर जिसको आमेर बोलते थे, आमेर, आमेर के जो राजपूत हैं
उसकी शासक की पुत्री थी, जहांगीर की जो माँ थी। वहीं शाहजहां की जो माँ थी एक राठौड़ राजकुमारी थी, वह मारवाड़ जोधपुर के राजपूत के शासक की पुत्री थी, मतलब जो जोधपुर के जो शासक थे उसकी पुत्री थी, जिसने शाहजहां से शादी की थी। तो अभी डिटेल्स में नीचे भी इनके बारे में और पढ़ने वाले हैं। जो अभी ये जो मेवाड़ का जो सिसोदिया राजपूत थे, ये लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब ये हारे तो मुगलों ने उनके साथ ऐसा नहीं कि जब इन्होंने सत्ता स्वीकार लंबे समय तक नहीं की थी, सिसोदिया राजपूत थे मेवाड़ के, लेकिन लंबे समय तक इन्होंने मतलब युद्ध में हारे तो इनका सम्मानपूर्ण तरीके से इनके साथ मतलब ऐसा घिनौना अपराध नहीं किया गया कि जैसे और जो राजा औरों के साथ और जो राजा करते थे, लूटपाट हो गई वहाँ की स्त्रियों के साथ, वहाँ के राज्य पे उल्ट मतलब ऐसे। लेकिन जब मेवाड़ के जो सिसोदिया राजपूत के राजा थे, वे जब मुगलों से हारे तो उनकी उनकी जागीरें उनको वापस कर दी गई थी मुगलों के द्वारा, और सम्मान पूर्वक व्यवहार किया गया था। जैसे मेवाड़ के जो महाराणा प्रताप थे, उन्होंने इनकी सत्ता स्वीकार नहीं की थी, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो इसके बारे में डिटेल्स में और जानेंगे, क्योंकि वे लेकिन उनके जो पुत्र हुए थे बाद में, उनके बाद में तो उन्होंने जो मुगल साम्राज्य की सत्ता को स्वीकार कर लिया था। तो पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल शासकों ने भारत के अनेक शासकों एवं सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ाया, कि इस तरह से जो बिहेव कर रहे थे, एक तो पराजित हरा भी दिया, और हराने के बाद भी उनके साथ मतलब जो हारे हुए राजाओं के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करना कहीं ना कहीं भारत के अन्य राजाओं के मतलब इनके प्रति जो अ, अच्छा रवैया को दर्शा रहा था। परंतु इस संतुलन को हमेशा बनाकर रखना कठिन नहीं था, मतलब कि ऐसा हर हर राजा के काल में नहीं हो पाया। जैसा मनसबदार और जागीरदारी व्यवस्था, अब ये मुगल जो काल है उसकी मनसबदार एवं जागीरदारी जो व्यवस्था के बारे में, जैसे जैसे साम्राज्य विभिन्न क्षेत्र में सम्मिलित होते गए, मतलब जैसे जैसे साम्राज्य बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ कर दिया। चूंकि शासन बड़ा होता जा रहा था तो ज़्यादा लोगों की आवश्यकता होती जा रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों की जरूरत होती जा रही थी, तो ऐड करते गए प्रशासन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। शुरू शुरू में तो ज़्यादातर सरदार होते थे, तुर्की, जो मतलब उनके वंशज उनसे वंश उनके जो वंश थे उनसे संबंधित लोग। लेकिन बाद में छोटे समूहों के साथ साथ भी उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों को, भारतीय मुसलमानों को भी, अफगानों को, राजपूतों को, मराठों को एवं अन्य समूहों को भी जो पद हैं वो देने स्टार्ट कर दिए थे, अपने प्रशासन में सम्मिलित करना स्टार्ट कर दिया था। तो मुगलों की सेवा करने वाले जो नौकर साह थे उनको मनसबदार कहलाए। जो भी मुगलों के अधीन रह के जो पदों पर जो अधिकारी होते थे, जो काम करते थे, जो नौकर साह थे, उनको मनसबदार कहा गया है। मनसबदार शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई जो मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत या कोई पद मिलता हो, मतलब मुगलों के अधीन कोई भी सरकारी पद मिलता हो, उनको क्या बोलते थे? उनको मनसबदार बोलते थे। और ये मुगलों के द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी। मुगलों के द्वारा ये मतलब पद बांटने की, हैसियत देने की एक श्रेणी व्यवस्था थी, एक सीक्वेंस की, जिसके जरिए क्या क्या मिलता था? जिसमें पद मिलते थे, आपको वेतन मिलता था, सैन्य उत्तरदायित्व भी निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का जो निर्धारण होता था जात के आधार पर, यहाँ एक शब्द आता है, जात की संख्या पर निर्भर करता था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजातों की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी, उनका वेतन भी उतना ही अधिक हो जाता था। जात का मतलब कि इनको एक मतलब सेना रखनी होती थी। जात मतलब इस जात से संबंधित थे कि कितने अश्वरोही होंगे, कितने घोड़े, मतलब कितने घोड़े वाली पर सेना होगी, इनके पास कितने सैनिक, तो इसकी संख्या पर निर्भर करता था। जिसकी वजह से ज़्यादा जात होती थी, या जिसके पास ज़्यादा जात उसको उत्तरदायित्व भी अधिक, उसको वेतन भी अधिक, और ये चलता था, उनका पद भी अधिक होता था। जैसे जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मतलब उनके मनसब कौन सा मनसब उनको मिलता है, जैसे 5,000 मनसब मिलता है, हजारी, तो उनके जात के हिसाब से डिसाइड किया जाता था। जात जितनी बड़ी, जात जितनी ज़्यादा, जात की संख्या जितनी ज़्यादा, तो उनको अधिकार और उनके मनसबदार भी उतने ही सौंपे जाते थे। जैसे 5,000 वाली जो 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 जात थे अभिजातों का, 1,000 वाली जात अभिजातों से ऊंचा था, मतलब जिनकी 5,000 जात हो, तो बेस यहाँ साफ साफ दिख रहा है, जिसके पास 5,000 जात थी, तो उन अभिजातों का, जिनके पास 1,000 थी जात, उनसे ऊंचा स्तर रहता था। तो अकबर के काल में ये कितने थे ऐसे? जो 29 जो मनसबदार ऐसे थे जिनके पास 5,000 वाले जात थे, 1,000 वाले जात। वहीं जो 5,000 जात की पदवी के थे, मतलब ये तो 29 तो केवल ऐसे थे मुगलों के पास जिनके पास 5,000 जात वाली जो पदवी थी। 29 अकबर के काल में थे, लेकिन ये जैसे जैसे आगे
समय के साथ बढ़ते बढ़ते औरंगजेब का जब काल आया तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 79। मतलब मनसबदार इतने बढ़ गए कि इनकी जो संख्या थी 5,000 मनसबदार वो 79 हो गई। तो इससे साफ साफ दिखता है कि राज्य का खर्चा कितना बढ़ गया होगा। इनको वेतन भी देना पड़ता था, सेना के भरण पोषण का भी काम होता था। क्योंकि इनको ये जो भरण पोषण करते थे ज़्यादातर कैसे करते थे, ये मतलब इनको शामिल कैसे किया जाता था, और शामिल किया जाता था कि मनसबदार अपने जो सवारों का निरीक्षण के लिए लाते थे कि अपने जो सवार थे उनके पास जो भी घुड़सवार जो भी थे उनको राजा के पास लाते थे। राजा के मतलब कुछ सेना के जो अधिकारी होंगे उनके पास निरीक्षण करवाने के लिए अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे। दगवाते मतलब इसका मतलब था कि जो एक मोहर वो निशान जो बना देते हैं घोड़े पे, तो उनके ऊपर वो निशान लगवाते और सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे कि ये सैनिक हमारे पास है, इतने सैनिक हमारे पास हैं। तो इन कार्यवाहियों के बाद ही उन सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था कि उन जात जो है उनके पास उनको जितना उन्होंने पंजीकरण कराया है उस आधार पर उनको वेतन मिले, उस आधार पर उनको भूमि मिले जिससे वे राजस्व की वसूली कर सके। मनसबदार अपना जो वेतन है राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहता था। अब ये जो भूमि उनको मिलती थी जिससे राजस्व का वसूल करते थे उसको क्या कहा जाता था, उसको कहा जाता था जागीर। और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी, जो कि हमने पहले ही पढ़ा था, इसके पिछले साम्राज्य जो कि छः जो राज्य है उसको इक्ताओं में बांट देते थे। और इक्ताओं में जो ये कर वसूली का काम, क्योंकि उनको जो इक्ता जो थे उनमें जो कर वसूली का काम, वहाँ तक प्रशासन का काम भी सौंपा जाता था कि वहाँ के जो प्रशासन के संबंधित काम भी वो उपरीक या मुक्ति बोलते थे उनको, इक्तादार या मुक्ति जो बोलते हैं वे करते थे। तो ये जो जागीर थे लगभग इक्ताओं की तरह बटे हुए थे। लेकिन जो मनसबदार इक्ताओं में कौन होते थे, इक्ताओं में होते थे मुक्ति, जो शासन करते थे, मतलब जो शासन का जो प्रशासन संभालते थे, जो सेना रखते थे वो थे कौन, मुक्ति। लेकिन यहाँ पे जो जागीर थे, जागीरदार, जागीर कौन संभालता था, मनसबदार संभालता था। अब डिफरेंस क्या था मुक्ति और मनसबदार में, डिफरेंस ये था कि जागीरों अपने जागीर पर नहीं रहते थे। मतलब ये जो मनसबदार, चूंकि जो मुक्ति थे वो वहीं रहते थे, जो अपना क्षेत्र जो अपना इक्ता है उसी में रहते थे, उसी में अब राजस्व वसूली का काम भी करते थे और वहाँ का प्रशासन भी संभालते थे। और ये जो मनसबदार थे ये अपने जागीरों में नहीं रहते थे, उनको जो जागीर दिए जाते थे उनमें नहीं रहते थे और न ही उन पर ये प्रशासन करते थे। मतलब प्रशासन नहीं करते थे, इनका काम था केवल और केवल उस जो जागीर इनको मिली है उसका राजस्व एकत्रित करने का केवल अधिकार था। और यह राजस्व उनके नौकरों के द्वारा, नौकरों के नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे। मतलब ये रहते भी नहीं थे अपने जागीरों में, इनको मिल जाता था, ये कहीं और रह रहे होते थे और अन्य अन्य मतलब और अन्य भाग भी इनके पास होते थे, उनमें काम कर रहे होते थे। और जो ये राजस्व वसूली कौन करते थे, इनके नीचे जो इनके अधीन जो अधिकारी जो नौकर इनके काम करते थे वो उन क्षेत्रों से जागीर वसूल करते थे, राजस्व का वसूल करते थे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक जो आकलन किया जाता था ताकि राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर हो। मतलब कि ये डिसाइड किया जाता था राजा के टाइम पे, अकबर के टाइम पे, कि ये जो राजस्व का वसूल करते हैं ये जो जागीर, तो इनको मतलब इतनी ही जागीर दी जाए, इन मनसबदारों को इतनी ही जागीर दी जाए कि जितना ये इनकी सेना के लिए, इनकी जो मतलब जो ये जात वगैरह रखते हैं ये मनसबदारी व्यवस्था के लिए, मतलब जितना इनको चाहिए धन उतनी ही जागीर दी जाती थी कि इतने क्षेत्र से इनका वेतन मिल जाए इनको और इनकी वसूली हो जाए। इस बात का आकलन किया जाता था अलग अलग राजाओं के द्वारा, ऐसे पदाधिकारी रखे जाते थे। औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब के शासनकाल तक पहुंचते पहुंचते स्थिति बदल गई। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुंचते पहुंचते हमने देखा था 29 जो अकबर के काल में थे और 79 हो गए थे, मतलब इतनी ज्यादा मनसबदारों की संख्या बढ़ गई थी। अब प्राप्त राजस्व जो था वो मनसबदार के वेतन से बहुत कम था, मनसबदार ज़्यादा हो गए, अब वेतन कहाँ से आए उनके लिए, तो वेतन होने लगा कम, राजस्व की प्राप्ति इतनी होती नहीं थी क्योंकि लोग थोड़े बढ़े थे, मनसबदार बढ़े थे। लोग इतने नहीं बढ़े जितना जो मनसबदार जितने बढ़ चुके थे उस टाइम पे, तो उनका वेतन कम हो गया, राजस्व कम प्राप्त हो रहा था। तो मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई जिसके कारण जागीर मिलने एक लंबा समय और एक लंबा इंतजार करना पड़ता था मनसबदारों को। इन कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना वसूल सके, राजस्व वसूल सके वसूल, मतलब यहाँ पर अब किसानों का अत्याचार स्टार्ट हो गया। क्योंकि मतलब कि एक तो जागीर मिलना मनसबदार को जागीर मिलना एक वो बड़ी मुश्किल काम हो चुकी थी, बहुत वेट करना पड़ता था या फिर कभी मिल जाए तो। और जब उनको जागीर मिल जाती थी तो वे ये सोच के कि अब मतलब जितना वो लूट सके जनता से, जितना राजस्व वो वसूल कर सके उतना वसूल करे। तो इस आधार पर वो काम करने लगे जिससे क्या होने लगा था, अब इससे क्या होगा, अब जनता के ऊपर जो किसान है उनके ऊपर अत्याचार होने लग गया, उनका शोषण होने लग गया। तो ये घटनाएं औरंगजेब के काल में स्टार्ट हो गई थी। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया, इन कारण किसानों को अत्यधिक अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये जो मनसबदार थे उनका शोषण करने लग गए थे और औरंगजेब इसको कंट्रोल नहीं कर पाया था।
अब जब्त और जमींदार व्यवस्था क्या थी? जब्त और जमींदार व्यवस्था मुगलों की जो आमदनी का एक प्रमुख साधन, ये सबका ही होता था, हर राजाओं का है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो धन मिलता था वो राजस्व से मिलता था। अब मुगलों को सबसे ज़्यादा जो आमदनी का प्रमुख साधन था वो किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। जो किसान उत्पादन करते थे उसकी राजस्व से जो इनको कर मिलता था वो सबसे मेन जो आमदनी का जो साधन था मुगलों के, वो ये था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया को देते थे। अब ये कर किसको देते थे? ज़्यादातर स्थानों पर जो किसान थे, या तो उस गांव का कोई मुखिया हो, या कोई भी मतलब सरदार हो, स्थानीय सरदार, उस क्षेत्र का कोई सरदार हो, उसको राजस्व देते थे। और समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे भी अब जो मुगल मुगल जो राजा थे वे चाहे वो कोई का कहीं का सम्राट, स्थानीय गांव का चाहे सरदार हो, चाहे बड़ा मुखिया हो, जो भी कर वसूलता हो गांव को, और इनके बीच में था मतलब किसानों और जो मुगल सम्राट है, जो राजा है, उनके बीच में जो भी थे, ये स्थानीय राजा हो या फिर जो गांव के प्रमुख हो जो राजस्व वसूल करते थे, इनको ये जागीरदार जमींदार बोला जाता था। उन राजाओं के द्वारा, इनको मुगल राजाओं के द्वारा सिर्फ जमींदार बोला जाता था, इनको एक नाम बोला जाता था। जैसे जो टोडरमल जो थे, वो क्या कौन थे? अकबर के राजस्व मंत्री थे, जो कि भूमि की जो नाप की स्टार्ट इन्होंने किया था। भूमि की मपाई का जो काम अकबर ने सौंपा था टोडरमल को, वो किस आधार पर सौंपा था कि 10 साल मतलब 1570 से 1580 की काल अवधि के लिए कृषि की पैदावार, कृषि में कितनी पैदावार हुई, उनकी कीमतों में कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया था टोडरमल के द्वारा। मतलब पिछले जो 10 साल थे, 1570 से 1580 तक की जो भूमि थी, कृषि में पैदावार कैसी थी, उनकी कीमतें क्या रही, और मतलब इन सभी का कृषि भूमि कैसी है, इन सभी का उन्होंने क्या किया? सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। और जो 11वां वर्ष था तो इसके हिसाब से उन्होंने कर की व्यवस्था स्टार्ट कर दी कि पिछले 10 सालों में क्या सीन रहा, उसका एवरेज निकाल के औसत के हिसाब से जो 11वें वर्ष से कर वसूली स्टार्ट कर दी थी। तो ये किसने किया था? ये टोडरमल ने किया था। इन आंकड़ों पर आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर राजस्व निश्चित किया जाता था। मतलब ये जो कर लेते थे नगद के रूप में लेते थे। और प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया। प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। मतलब फसल के लिए भी कौन सा राजस्व, कितने दर की राजस्व क्या रहेगा, इसकी सूची बनाई गई। राजस्व मंडलों में बांटा गया। सूबे जो प्रांत थे उनको अलग अलग राजस्व मंडलों में बांट दिया गया था। ये राजस्व व्यवस्था थी। राजस्व जो प्राप्त करने की व्यवस्था को क्या बोला जाता था? जब्त व्यवस्था। जब्ती व्यवस्था किसको? ये जो सूबों से, अलग अलग सूबों से, अलग अलग प्रांतों से राजस्व प्राप्त करने की जो व्यवस्था थी, इसको जब्त कहा जाता था। यह व्यवस्था उन क्षेत्रों में प्रचलित थी जहां मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे। मतलब वे क्षेत्र जहाँ पे अगर जो सम्राट है, जो मुगल जो प्रशासनिक अधिकारी है, वे भूमि का सर्वेक्षण कर सके, उन क्षेत्रों में जब्ती व्यवस्था स्टार्ट थी। जब्ती व्यवस्था मतलब राजस्व इकट्ठा करने की व्यवस्था। सावधानी पूर्वक उनका हिसाब किताब रख सकते थे। उन क्षेत्रों में ये जब्त व्यवस्था मतलब लागू की गई। जो आउटर क्षेत्र थे जिनमें ऐसा ये कर्मचारी ऐसा काम नहीं कर सकते थे, भूमि का निरीक्षण नहीं कर सकते थे, वहाँ वही जमींदारी या मनसबदारी ये व्यवस्था चलती रही। ऐसे निरीक्षण गुजरात एवं पंजाब जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में विद्रोह कर जाते थे। ये हर राज्य के साथ ऐसा होता है। हमने पीछे भी जाना था कि मतलब कुछ पिछले पीछे में कुछ जो सामंत थे, पीछे हमने सामंतों के बारे में जाना था कि उनके पास इतनी सेना हो जाती, इतनी शक्तिशाली हो जाते थे कि वे राजा से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते थे, या फिर कुछ संघ बना लेते थे और फिर राजा के खिलाफ विद्रोह कर लेते, कुछ स्थायी अपना स्वतंत्र जो अपने जो क्षेत्र है उसको स्वतंत्र राज्य घोषित कर देते। उसी प्रकार ये जो जमींदार थे, जो जमींदार जो थे मुगल प्रशासकों के द्वारा, मतलब ये कह दो कि एकत्रित होकर कई कई बार, या फिर इतने शक्तिशाली हो जाते थे कि जो मुगल सम्राट जो है उसके खिलाफ विद्रोह कर देते थे। कभी कभी एक ही जातीय जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। किसान भी इनके साथ मिल जाते थे कभी कभी मुगल सत्ता के खिलाफ। 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य को स्थायित्व को चुनौती दी थी। अब ये चित्र दे रखा है, इसमें एक दो 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 चित्र हैं। एक में तो जमींदार को किसान है जो ऋण चुका रहा है, मतलब कर चुका रहा है। दूसरे में ये है जो गरीब जो किसान है, जो गरीब किसान है, और उनसे उनसे मारपीट की जा रही है। शाहजहाँ के राजकाज का ये चित्र है, जिसमें जहांगीर के समय की भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। भ्रष्ट अफसर रिश्वत लेते हुए, एक तो ये रिश्वत ले रहा है और दूसरा एक कर अधिकारी गरीब किसानों को सजा दे रहा है। तो ये जहांगीर के काल के जो चित्र है। अकबरनामा एवं आयन अकबरी, ये क्या था? ये अकबर ने जो अपने करीबी मित्र एवं दरबारी जो था, उनके अबुल फजल नाम था उनको, मतलब अपने जो साम्राज्य, अपना जो वंश है
मुगल उसके जो शासनकाल है उसका इतिहास लिखने के लिए कहा था किसको, अबुल फजल को। तो अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा था। जिल्दों का मतलब हम यहाँ पार्ट से समझ सकते हैं कि 3 पार्ट्स में लिखा था। तो इसका शीर्षक क्या था इस इतिहास का, अकबरनामा था। और ये चित्र में देखो अबुल फजल, ये अबुल फजल है, और ये रहा अकबरनामा। जो इतिहास है वो अकबर को देते हुए अकबर जी बैठे हैं। तो पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है, और दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। मतलब जो 3 पार्ट्स, जिल्द को हम पार्ट्स में समझ सकते हैं। तो जो 3 पार्ट्स, जो 3 जिल्द थे, जिनमें पहली पहली में क्या मिला है, पहली में मिले है अकबर के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन, सॉरी, पहली में मिला है अकबर के पूर्वजों का बयान, कि पूर्वजों के बारे में था पहली जो जिल्द थी, पहला जो पार्ट था। दूसरे में मिला है अकबर के शासनकाल की जो प्रमुख घटनाएं थी उनका विवरण। और तीसरी जो जिल्द थी उसको आयन अकबरी के नाम से जानते थे, आयन अकबरी, जिसमें क्या था, अकबर के बारे में समस्त जानकारी मिल जाती थी कि अकबर के प्रशासन कैसा था, अकबर का घराना, सेना, राजस्व एवं साम्राज्य में जो भूगोल क्या था, कि सीमा कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी, इन सब का ब्यौरा मिलता है आयन अकबरी में, जो अबुल फजल के द्वारा तीसरी जिल्द लिखी हुई, मतलब इतिहास की तीसरी जिल्द या तीसरा पार्ट था। इससे समकालीन भारत के लोगों की परंपरा एवं संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। मतलब उस टाइम पे अकबर के टाइम के जो लोग हैं उनके बारे में, उनकी संस्कृति, प्राकृति, परंपराएं जो क्या थी उनके बारे में विवरण है। आयन अकबरी का यह है सच आयन अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध चीज़ों, विविध प्रकार की चीज़, जैसे फसलों के बारे में, पैदावार कितनी होती थी, कीमतें क्या रहती थी, मजदूरी क्या दिया जाता था, और राजस्व का जो सांख्यिकी विवरण, जो ये विवरण भी किसमें, आयन अकबरी में मिलता है। फसलों के बारे में, पैदावार, कीमतों के बारे में क्या थी, मजदूरी क्या दी जाती थी, राजस्व की, सांख्यिकी विवरण, ये सब आयन अकबरी में अबुल फजल ने लिखा था। तीसरी जो जिल्द का जो तीसरा जो पार्ट था अकबरनामा का। तो उसके बाद जो ये जो नूरजहाँ का एक वो क्या है, नूरजहाँ का ये फरमान है एक, इसमें मतलब ये जहांगीर के दरबार पर नूरजहाँ का जो प्रभाव, जो कि नूरजहाँ का असली नाम क्या था, मेरूनिसा। मेरूनिसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया था, और इसे एक इसको नूरजहाँ का जो खिताब मिला, जहांगीर ने इसको नूरजहाँ का खिताब दिया, जो टाइटल दिया, मतलब उपनाम था अपनी पत्नी का, नूरजहाँ। उनका नाम वैसे मेरूनिसा। नूरजहाँ हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार थी, लॉयल थी, और उसको समय समय पर सहयोग देती थी। नूरजहाँ के सम्मान में जो जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए थे, जिसमें एक और तो उसने स्वयं के किताब उत्कीर्ण किए थे, और दूसरी ओर जो सोने के सिक्के में लिखा था रानी बेगम नूरजहाँ के नाम से गड़ा हुआ, मतलब सिक्कों पर ये टाइटल, मतलब जहांगीर ने ये काम किया था। एक साइड में तो खुद खुद का किताब, और दूसरी साइड में ये लिखा हुआ था रानी बेगम नूरजहाँ के नाम से गड़ा हुआ है सिक्का। वहीं ये जो बाईं ओर जो दिया गया दस्तावेज, ये दस्तावेज है, फारसी भाषा इसमें लिखी हुई है। इसमें लिखा गया था, ये नूरजहाँ के द्वारा ये फरमान जारी किया गया था। इसमें लिखा गया था, ये चौकोर जो मोहर थी, ये चौकोर जो मोहर, ये इसमें कहा गया था कि उदात्त और महान महारानी नूरजहाँ, बादशाह बेगम का आदेश। और गोल मोहर के अनुसार, ये गोल जो मोहर है, इसमें कहा गया कि शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा के जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहाँ बादशाह के इस युग में सर्वोत्तम महिला बने। तो ये नूरजहाँ का फरमान था, जो ऊपर जो डायग्राम है, सुलह कुल की नीति जो कि धर्म से संबंधित थी, जो अकबर अकबर के द्वारा सुलह जो कुल की नीति अपनाई गई थी, तो उसके बारे में उसके पुत्र ने इस वर्णन करते हुए कहा है कि ईश्वरीय अनुकंपा से विस्तृत अंचल में सभी वर्गों एवं सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है। सुलह कुल की नीति जैसे धर्मनिरपेक्षता होता है ना, उससे उससे संबंधित आप मान सकते हो कि सभी धर्मों को समान सम्मान, और सभी धर्मों को सम्मान, मतलब ये अकबर के द्वारा जब वार किया जाता था, तो उसके बारे में जो जहांगीर ने लिखा था कि ईश्वर की अनुकंपा से, भगवान की अनुकंपा से विस्तृत अंचल में सभी वर्गों एवं सभी धर्मों के अनुयायियों को एक जगह है। इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में, अकबर के विशाल साम्राज्य में, जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से निर्धारित होते हैं, मतलब चारों तरफ समुद्र ही है केवल, तो विरोधी धर्मों के अनुयायियों की तरह तरह के अच्छे एवं बुरे विचारों को जगह थी। यहाँ सहिष्णुता का मार्ग बंद, असहिष्णुता का मार्ग बंद था, कि ऐसा नहीं कि किसी एक धर्म के लिए प्रति लोग असहिष्णु हो जाए, हिंसा पर उतर आए। तो यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था, केवल सहिष्णुता थी। सभी की, चाहे बुरी बातें हो अच्छी हो, सभी की स्वीकार की जाती थी। यहाँ सुन्नी एवं शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे। जो मुसलमानों के 2 टाइप्स थे, हमने पहले की क्लास में देखा था कि एक शिया मुसलमान होते थे, एक सुन्नी मुसलमान होते थे। तो ये इस टाइम पे, अकबर के टाइम पे, एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे। वहीं यहूदी और जो ईसाई और यहूदी थे, जो क्रिश्चियन, ईसाई और यहूदी थे, ये भी एक ही गिरजे में प्रार्थना किया करते थे। वैसे तो इनमें, मतलब इनमें बनती नहीं, मतलब कि लड़ाई झगड़े इनमें चलते रहते हैं।
उसने सुसंगत तरीके से सार्वरिक शांति सुलह कुल के सिद्धांत का पालन किया। मतलब अकबर के द्वारा ये सुलह सुलह ए कुल जो था, ये धर्म सभी धर्मों के समान संभाव से संबंधित था अकबर के द्वारा। ये अकबर के शासनकाल में चलाया जाता था, अकबर के द्वारा चलाया गया। 17वीं शताब्दी में और इसके पश्चात मुगल साम्राज्य, मतलब 1717वीं शताब्दी में क्या हुआ इसके बाद में, अकबर के बाद में मेनली, तो मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक, क्योंकि मुगल साम्राज्य के प्रशासनिक एवं सैनिक कौशलता के फलस्वरूप आर्थिक एवं जो वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी जो यात्रियों ने इसे धनी देश बताया, वैसे तो मुगलों को, जैसे कि किस्से कहानियों में वर्णित रहा है, परंतु यही जो यात्रा इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित जो रह गए। मतलब कि एक धनी राष्ट्र तो था, एक धनी जो मतलब साम्राज्य तो था, लेकिन जब यहाँ की बात की जाए तो इस मतलब धनी राष्ट्र होने के साथ साथ यहाँ पे जो यात्री आते थे, इसकी प्रचुरता के साथ साथ यहाँ की दरिद्रता को कैसे, मतलब यहाँ के समाज की क्या स्थिति थी, उसके बारे में भी हम जानने को मिलेगा कि सामाजिक असमानता साफ साफ दिखाई पड़ती थी इनके साम्राज्य में। जैसे शाहजहाँ के शासनकाल में 20वें वर्ष के दस्तावेज से हमें पता चलता है कि ऐसे जो मनसबदार थे, जो अकबर के काल में थे, जो मनसबदार थे, उनको उच्चतम पद प्राप्त होता था। दस्तावेज से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त होता था, 8000 में से 445 थे। मतलब उनकी संख्या घटकर कितनी हो गई थी, 8000 से जो ऊंचे पदों पर थे मनसबदार, उनकी संख्या 445 ही बची थी। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या, लगभग 5.6% इस साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके व सवारों के वेतन के रूप में दिया गया था। मतलब जितने भी मनसबदार थे ना, उनकी मतलब जो 5.6%, लगभग 6% भी नहीं, 5.5% के आसपास में साम्राज्य में जितना भी जो राजस्व का वसूली किया जाता था, उसका 61.5% किसके लिए, उन मनसबदारों के लिए और उनके जो सवार हैं उनके वेतन के रूप में दे दिया जाता था। जितना राजस्व वसूला जाता था उसका 61% तो इनको दे दिया जाता था, मनसबदारों को, उनके सवारों के लिए। मुगल सम्राट मतलब कि उसके पतन पतन नहीं, उसके जो जो बना हुआ था, जो प्रभुत्व जो बना हुआ था, जो एक वो गिरता हुआ दिख रहा था शाहजहाँ के काल में। मुगल सम्राट और उसके जो मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग किसको दे देते थे, वेतन एवं वस्तुओं पर लगा देते थे। वेतन देने में और नई नई वस्तुएं खरीदने में, उनमें लगा देते थे सम्राट और मनसबदार। इस खर्चे से शिल्पकारों एवं किसानों को लाभ होता था, चूंकि वे वस्तुओं एवं फसलों की पूर्ति करते थे, इसलिए उनको लाभ होता था, परंतु ये लंबे समय तक नहीं। परंतु राजस्व का भार इतना था कि कर देने का भार इतना हो गया था कि जो प्राथमिक उत्पाद थे, जैसे किसानों एवं शिल्पकार, जो उनके पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। मतलब राजस्व जो किसानों को एवं शिल्पकारों को इतना राजस्व चुकाना पड़ता था कि वे निवेश करने के लिए उनके पास कोई अतिरिक्त धन नहीं बच पाता था। इनमें से जो गरीब, बहुत गरीब थे, मुश्किल से ही पेट भर पाते थे अपना, वे उत्पादन शक्ति को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, जैसे औजार खरीदना हो, अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। मुश्किल से अपना पेट भरना हो जाता था, वो ही इनके लिए बहुत होता था, कुछ का तो पेट भी नहीं भरता था, इतना ज़्यादा राजस्व का दबाव बढ़ने लग गया था। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान जिनके पास ज़्यादा पैसे थे, और शिल्पकारी के समूह जिनके पास, जो मतलब बड़े शिल्पकार जिनके पास ज़्यादा पैसे थे, और जो व्यापारी थे वो उनका फायदा उठाते थे। मतलब वो और अमीर होते जा रहे थे। ये असमानता की खाई साफ साफ दिखती थी कि मुगल साम्राज्य के काल में। वहीं जो कुलीन वर्ग थे, मुगलों के जो कुलीन वर्ग थे, उनके हाथों में बहुत धन एवं संसाधन थे। वही असमानता का जो बात की जाए कि अमीर अमीर होते जा रहे थे, गरीब गरीब थे। जो कुलीन वर्ग थे उनके पास जो मुगल जो शासन था उसके बहुत सारा जो पैसा, बहुत सारा धन संसाधन कुलीन वर्गों के पास था, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। 17वीं सदी मतलब 1600 के अंतिम जो दौर था, उसमें जो 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों के सम्राटों के जो सेवक थे, स्वयं की सत्ता शक्तिशाली केंद्रित उनकी सत्ता जो शक्तिशाली केंद्र बनने लगी। मतलब ये हमेशा ही होता है कि जैसे जैसे जो मेन साम्राज्य होता था वो थोड़ा कमजोर होता जाता था, तो जो अधीनस्थ जो राजा थे, जो सामंत थे, जो छोटे छोटे राजा थे, जो उनकी शक्ति, वे अपने आप को इतना शक्तिशाली कर लेते थे कि स्वयं की स्वतंत्र सत्ता घोषित कर देते। तो यही इनके साथ हो रहा था धीरे धीरे, जैसे जैसे पतन हो रहा था शासन का। जैसे कुछ नए वंश हो गए, जैसे हैदराबाद हो गया, अवध जैसे प्रांतों में अपना जो नियंत्रण जमा लिया, कुछ अलग अलग वंश उभरने लग गए धीरे धीरे। यद्यपि वे दिल्ली की मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते थे, यद्यपि 18वीं सदी तक, तथापि जो 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। स्टार्टिंग तो इन्होंने ऐसे की थी कि जैसे अपना स्वतंत्र राज्य भी चला रहे, और दिखाने में ऐसे कि जैसे वे जो मुगल जो साम्राज्य है
जो राजा जो है मुगल उसके अधीन हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया और जैसे मुगल साम्राज्य कमज़ोर होता गया तो उन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ताएं मतलब स्थापित कर ली। जैसे सबसे पहले हैदराबाद और अवध में ये ऐसा हुआ था। तो ये हमारा चैप्टर 4 था। चूँकि जैसे जो इसमें हमने इसको डिटेल्स में डिस्कस किया, नेक्स्ट चैप्टर में हम मतलब जैसे जैसे हम क्लास मतलब पहले तो चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे तो हिस्ट्री के बारे में पढ़ जाएंगे, जैसे जैसे हम क्लास आगे बढ़ेंगे एक क्लास में और डिटेल्स में जानने को मिलेगी। तो ये मुगलों के बारे में हमारा आज का चैप्टर था, जिसमें मुगल साम्राज्य के प्रशासन के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी मुगलों के बारे में मिली। तो आई होप आपको ये जो चैप्टर है इसको आपने एंजॉय किया होगा, डिस्कस किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग चैप्टर में। तो तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना। और कोई भी क्वेरी हो वीडियो से संबंधित या कुछ भी, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।